वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द उत्तराखंड की ओर से आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उत्तराखंड आदि समस्त कोर्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही हमने उत्तराखंड का जो पोर्शन चलाया था उसमें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को 2 लेक्चर हमने देखे थे, ठीक है। और साथ ही जो भारत की अर्थव्यवस्था होती है उस पे भी आपका क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है या आप छोटे एग्जाम भी मान लीजिए, वनडे एग्जाम में भी आपके अर्थव्यवस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज से हम भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के जरिए, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हुए इसको आगे कोर्स को पूरा समाप्त करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था की। उत्तराखंड की अवस्था को हम थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं पहले 2 क्लासों में, ठीक है। तो अभी आने वाला आपके एग्जाम है तो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला जो चैप्टर रहेगा ये भारत की अर्थव्यवस्था के अवलोकन और राष्ट्रीय आय से संबंधित एमसीक्यू रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में पूंजी का संग्रहण, ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो जैसे आपकी एडम स्मिथ की पुस्तक मानी जाती है वेल्थ ऑफ नेशन, वैसे ही उन्हीं पुस्तकों की तर्ज पर जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की पुस्तक है, पूंजी का संग्रहण, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, मतलब बंद व्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिससे, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ तो ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है, मतलब हमें ना तो विदेशी कोई व्यापार करना है, ना मतलब ना हमें कुछ भेजना है ना लेना है, मतलब अपने ही देश में उत्पादित वस्तुओं का, सेवाओं का वही हमें क्रियाकलाप चलाना है। तो इससे बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था, मतलब विदेशी व्यापार नहीं होता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण उत्तर कोरिया, ठीक है, जहाँ के तानाशाह किम जोंग आप जानते होंगे। तो वहाँ ना तो व्यापार वो करते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते, विदेशी व्यापार की बात की जाए, ठीक है। तो वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी पूंजीवादी इसमें सारा का सारा जो बिजनेस है, जो भी आपका उत्पादन है या जितना भी आपका जीडीपी है, जो भी उसमें योगदान है, वो सब निजी होता है। उसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट ही उत्पादन होता है, उस सरकार उसमें से अपना टैक्स उससे कलेक्ट करती है। ये होती है पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें सरकारी कुछ भी नहीं होता, ना सरकारी कंपनी, ना सरकारी नौकरी, कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था होती है। एक होता है समाजवादी व्यवस्था, जितना शॉर्ट में हो सकता है क्वेश्चन का मैं बता सकता हूँ आपको मैं। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि आप सब कुछ सरकारी होता है, सरकार की कंपनी, सरकार की नौकरी, सरकार की कृषि, सरकार का उत्पादन, सब कुछ सरकारी होता है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है, अर्थशास्त्र की लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। तो ये होता है समाजवादी व्यवस्था। तो भारत में क्या है ना कि ये दोनों तरह की व्यवस्था, कुछ हमारी कंपनियां सरकारी है, कुछ उत्पादन हमारे प्राइवेट कंपनियां करती हैं, ठीक है, जैसे टाटा सम हो गया, रिलायंस सम हो गया, ये प्राइवेट कंपनियां हो गई। इसी तरह से अगर सरकारी कंपनी, सरकारी उत्पादन की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, नेस्ले हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, बीआरओ हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गई। इस तरह से जो कंपनियां, जो हमारा कह सकते हैं कि वो कुछ हमारी सरकारी कंपनियां समाजवादी, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार की व्यवस्था जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को एंटरटेन करके चला जाता है, तो वहाँ की व्यवस्था को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको दोनों चीज़ समझा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। विकासशील देश की चारित्रिक व्यवस्था है निम्न प्रति, आप विकासशील देश भारत को सोच के चलिए, ठीक है, इसका आंसर निकालने, भारत को सोच, इंडिया को सोच के चलिए। तो निम्न प्रति व्यक्ति है, पता है भारत में बिल्कुल है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बढ़ता दाव, ये भारत से अच्छा कौन समझ सकता है। पूंजी का अभाव हमेशा है, हमेशा हमारे पास एक से एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं सक्सेसफुल होते, पूंजी का अभाव होता है। तो ये सभी के सभी कारण हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। व्यापार जो चक्र है ना, ठीक है, जो बड़े व्यापारियों को फायदा और छोटे व्यापारियों को धीरे धीरे समाप्त करने की जो ये विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बहुत जाने माने अर्थशास्त्री थे, हार्ट्रे, इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अच्छा, भारत में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपका, कृषि, बेसिक जो उत्पादन की पहली इकाई है, ठीक है, कृषि, ठीक है, खनन, ठीक है, ये वानिकी का लट्ठा बनाना आदि,
ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोला जाता है, विनिर्माण, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जैसे इनको बेचने के लिए तो मार्केट जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग आप कहिए, हॉस्पिटल हो गया, सड़कें हो गया, और आपके जैसे होटल्स हो गए, ठीक है, ये दूर संचार सेवा हो गई, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो सब भारतीय जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को बता दिया है मैंने। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। अब इसमें विशेषता देखनी है, क्या विशेषता है? कृषि की प्रधानता, बिल्कुल ठीक है। और उद्योग की प्रधानता आप मान के चल सकते हैं, नहीं हो सकता, उद्योग की प्रधानता नहीं है, ठीक है, उद्योग की प्रधानता नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय है, वृद्ध बेरोजगारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए, निम्न में उत्पादन के का कारक कौन है? देखिए, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पूंजी, मतलब पैसा होगा तभी तो, ठीक है, पैसा, पूंजी मतलब पैसा होना चाहिए अगर आपको उत्पादन करना है। फिर दूसरा होता है, पूंजी के बाद आपको एक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि, जगह, ठीक है, बड़े अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कोई भूमि होगी जहाँ पर आप उत्पादन करना चाहते हैं, कोई जहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मान लीजिए फैक्ट्री के संबंध में लगाइए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और फैक्ट्री कहाँ लगानी है, वहाँ भूमि की जरूरत पड़ेगी। अब फैक्ट्री लगे, फैक्ट्री कैसे उत्पादन होगा? जब आपको वहाँ पे लेबर नहीं आएगा तो श्रम, ठीक है, तो श्रम की, लेबर की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो ये श्रम हो गया। और क्या हुआ? सबसे मेन जो उद्यमी, भैया जो बिजनेसमैन होगा, जो पैसा लगाएगा, उद्यमी, उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो हो जाएगा आपका उद्यमी। तो ये श्रम के उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो इसमें ये तो पहले के तो 3 ठीक है, उपभोग जो है ना, ये उत्पादन के कारक नहीं है। निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं? देखिए, अब मैंने आपको जो तृतीय क्षेत्र की परिभाषा बताई थी उसमें आप समझ सकते हैं। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवाएं, सेवा मतलब परिवहन सेवा है, बैंकिंग सेवा है, बीमा एक सेवा है। खनन जो है ना, ये सेवा नहीं है, ये आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर, मतलब कृषि संबंधित है, कृषि, खनन, वानिकी, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1907 में, ठीक है। चलिए, औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित कौन कौन से घटक? औपनिवेशिक शासनकाल की बात कर रहा हूँ। औपनिवेशिक मतलब जब अंग्रेजों का शासनकाल था, हमारा भारत में उपनिवेश बनकर रह रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे? रेल का उन्होंने विकास किया, ठीक है, रेल का विकास किया अपने फायदे के लिए, ठीक है, ताकि वो भारत से जो जितना भी आप समझ लीजिए, जितना भी उत्पादन है या जो भी वस्तुएं हैं उनको समुद्र तटों तक पहुंचा सकें और वहां से ढोल के ले आ सकें। पत्तन बिल्कुल उन्होंने उसी पर विकास किया कि सीधे से यहाँ से सामानों को, जितने वस्तुओं और उत्पादन को यहाँ से ले जा सकें। जल परिवहन वही संबंधित हो गया। डाक तार, ठीक है, डाक तार का विकास इसलिए किया, अपने फायदे के लिए किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी इनको अपना संचार का माध्यम विकसित करना था, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन निकास करके अपने अपने देश को ले जा सकें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 13 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ठीक है, आप बड़ा सोच समझ के चलना है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, देखिए लेबर हमारे पास बहुत है, लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है कि कार्य क्षमता नहीं है, मतलब न्यून कार्य क्षमता, ठीक है। उनकी जो स्किल्ड है ना, स्किल लेबर बहुत कम मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पूंजी निर्माण के न्यून दर आपको पहले बता चुका हूँ। प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है भारत में, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन बहुत है भारत के पास, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये नहीं है, ठीक है। ओके, देश की आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित कौन सा अनार्थिक तत्व है? मतलब अनार्थिक, जिसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है तो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कार्य, जो भी आपका ये व्यवहार है, ये नहीं है, तो इनमें कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी उत्पादन करना है, कोई निर्माण करना है। शक्ति संसाधन, पावर, जैसे बिजली हो गया, जल हो गया, ऊर्जा संसाधन। पूंजी संसाधन, भैया पैसा तो चाहिए चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। सामाजिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सामाजिक व्यवहार का संबंध इससे अर्थव्यवस्था से नहीं होता। सामाजिक का व्यवहार कुछ भी हो, अगर पैसा है तो समाज का व्यवहार पैसे के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है, ठीक है, उसका कोई तात्पर्य नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार एक भावनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, एक भावनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, और ये कोई अर्थशास्त्र का कोई विषय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से सबसे एक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय ये होती है कि आप देश के नागरिकों द्वारा
ठीक है। जो उत्पादित से वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, उसमें से आप मान के चलिए जो आप टैक्स लेते हैं उसको घटा देंगे, और जो सब्सिडी देते हैं उसको आप जोड़ देंगे, तो ये आ जाती है राष्ट्रीय आय ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो आ गया सिंपल सी परिभाषा राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय हो गया। राष्ट्रीय आय का जो गणना की जाती है ना, गणना में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो क्या होती है, देखिए अब इसमें गणना में क्या समस्या में से क्या है, जो गैर मौद्रिक उपभोग है ना, गैर मौद्रिक उपभोग मतलब आप मान के चलो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होता। जैसे मान के चलिए एक गृहिणी है, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, गृहिणी है, ठीक है, घर की मतलब आपकी पत्नी है मान के चलिए, या माँ है, वो घर का सारा दिन का काम करती है, सुबह से लेकर शाम करती है, सुबह से लेकर शाम करती है। ठीक है, श्रम का इस्तेमाल तो कर रही है। जैसे आप एक नॉर्मल एक मजदूर लेके आइए बाहर से काम करने के लिए, सुबह शाम तक काम करवाइए, वो 600-700 रुपये या 500 रुपये लेके चला जाएगा। लेकिन जो गृहिणी है वो दिन रात 24 घंटे जो भी मतलब साल के 365 काम करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों की देखभाल हो, उनको पढ़ाना हो, उनको स्कूल छोड़ना हो, उनको वापस लाना हो, तो गृहिणी काम करती है ना। लेकिन उसके बदले में कोई आपसे पैसा लेती है नहीं ना, तो ये गैर मौद्रिक उपयोग आता है। ठीक है, दूसरा मान के चलिए आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस लेते हैं आप, नहीं लेते। दूसरा आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे आप अपने जो घर है, जैसे घर के पास में आप छोटा सा वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, तरकारी उगाने के लिए कुछ बनाते हैं, तो वहाँ पे जो फल सब्जियाँ उगाते हैं, ठीक है, वो फल सब्जियाँ अपने इस्तेमाल में लगाते हैं। ठीक है, उसको उगाकर अपने इस्तेमाल मिलने के लिए आप कोई पैसा तो खर्च नहीं करते ना, पैसा तो नहीं लगा रहे ना कि भाई मैं खुद खरीद रहा हूँ तो मैं पैसा खर्च करूंगा, तो नहीं ना। तो ये सब आता है गैर मौद्रिक उपभोग में। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी समस्याओं में से एक है। तो मैं शायद उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूँगा। अगला क्वेश्चन है 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। कि 2014-15 बहुत पुराना हो गया, अभी फिलहाल हमें लेके चलना है हर चीज़ को 2022 से लेकर। ठीक है, जब तक 2023 के आंकड़े नहीं आ जाते। तो 2022 में सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आई थी वो तेलंगाना की थी। ठीक है, और हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट में से तेलंगाना आज की डेट में हर क्षेत्र में। ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है। तो जो घरेलू क्षेत्र होता है ना, घरेलू क्षेत्र, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा घरेलू बचत प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो आपके जितने भी आर्थिक अर्थशास्त्र संबंधी आंकड़े इकट्ठा करता है, तो 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक योगदान। तो देखिए आपका क्रम क्या है, जो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, सर्वाधिक योगदान है जीडीपी में। ठीक है, सेकंड आपका उद्योग आ जाएगा, तृतीय आ जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र, जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो जो इसका योगदान है सेवा क्षेत्र, जैसे मान के चलिए परिवहन हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, दूरसंचार हो गया, इससे सबसे ज़्यादा भारत से जीडीपी में योगदान है। फिर उद्योग का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पर कृषि आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का क्या आधार है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो होता है ना, ठीक है, उसी को आधार मान के ही इसको किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक खाता राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जब माप करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा जो पूंजी खाता, माफ की बचत खाता जो होता है ना, ठीक है, सेविंग अकाउंट, इसको शामिल नहीं किया जाता। ओके, ये होता है राष्ट्रीय आय की सही माप है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो राष्ट्रीय आय की जो माप है, ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस में आप क्या कर लो, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर मतलब जीएसटी जैसे हो गया, टैक्स हो गया, इसको आप जोड़ दो, और सब्सिडी जो छूट देते हो उसको घटा दो, तो आपकी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, ओके। घिसावट व्यय मतलब आपका क्या होता है, जब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप घिसावट मतलब डेप्रिसिएशन, जो तो डेप्रिसिएशन मतलब आप मान के चलिए जिस वस्तु को बनाने में जो आपका डेप्रिसिएशन आया है, मशीनों की घिसावट हुई ना, मशीनों का भी तो मेंटेनेंस मांगती है ना, तो उनका घिसावट नहीं उत्पादन करने में, तो अगर इसको घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये किस में सम्मिलित रहता है, तो एनएनपी में, मार्केट प्राइस में। एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। देखिए ये एक पूरा कम से कम 2 या 3 क्लास का लेक्चर है, जिसमें आपको जीडीपी, जीएनपी,
ठीक है, राष्ट्रीय आय संबंधी समझाया जाता है। तो अभी फिलहाल हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो जितना मेरे से कोशिश होगी मैं आपको समझाते हुए आगे निकलूंगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के डाटा का आकलन कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित डाटा कहलाते हैं। मौलिक रूप से संकलित डाटा सम्मक कौन कहलाते हैं? तो ये जो आपका ना प्राथमिक सम्मक होता है ना, प्राथमिक डाटा, ये मौलिक रूप से संकलित डाटा कहलाते हैं। किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या आ जाता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, मैं जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो आ गए थे, लेकिन अभी मैं आपको समझा नहीं पाया, मैं बताता हूँ। जैसे आप मान के चलिए भारतवर्ष है, ठीक है, हम पहले लेके चल रहे हैं जीडीपी, ठीक है। अब पहला आपको समझा के चल रहा हूँ जीडीपी, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता एक बार के लिए समझिए। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष में क्या है, आप मान के चलिए रिलायंस कंपनी भी है, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कंपनी भी है, टाटा कंपनी भी है, ठीक है, और एक अमेजन कंपनी भी है। ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो रिलायंस है ये भारत की कंपनी है, और टाटा जो कंपनी ये भी भारत की कंपनी है, लेकिन जो अमेजन कंपनी है भारत की नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी विदेशी कंपनी। ये जो कंपनी है ये विदेशी कंपनी है, विदेशी, इसको लिख देते हैं विदेशी कंपनी, और ये दोनों है भारत की कंपनी। लेकिन जो काम कर रही तो कर तो भारत में रही है ना, कर तो भारत में रही है, ठीक है। ये रिलायंस और टाटा भारत में जो उत्पादन कर रही है उसका भारत में इस्तेमाल करके जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है भारत में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो अमेजन कंपनी कर तो रही उत्पादन भारत में, लेकिन अपना पैसा तो विदेश में भेजेगी ना। तो ये अब देखो, अब किसी एक वर्ष में, किसी एक वर्ष में देश के सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय कंपनी हो, देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर, बाहर नहीं, यहाँ पे नहीं, ये मालदीव श्रीलंका में नहीं, ठीक है, यहाँ पर इस देश की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है उसे जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए, अब देखो जीएनपी क्या होता है, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, ये ठीक हो गया। अब क्या है इसमें, क्या यहाँ रिलायंस कंपनी यहाँ काम कर रही है, टाटा भी कर रही है, वही सेम एग्जांपल लेके चलते, अमेजन यहाँ काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक अपना यहाँ पे है, मान के चलिए अफ्रीका है, यहाँ भी रिलायंस काम कर रही है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ यहाँ भी टाटा काम कर रही है, जरूरी थोड़ी भी इंडिया में काम कर रही है, बाहर भी तो काम कर सकती है। अब क्या है, जो जीएनपी होता है ना, जीएनपी होता है कि सीमा नहीं, अब सीमा को लांघे हम लोग, अब होता है देश के नागरिकों द्वारा। तो देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। जैसे नागरिकों द्वारा, जैसे रिलायंस ने कमाया, भारत में कमाया, चाहे कहीं भी कमाया, टाटा ने भारत में कमाया तब भी इसको जोड़ेंगे, रिलायंस ने बाहर कमाया तब भी जोड़ेंगे, टाटा ने बाहर का तब भी जोड़ेंगे, लेकिन जो अमेजन जो भारत में कमा रही इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे। सिर्फ नागरिकों द्वारा, नागरिक मतलब ये नागरिक है, ये नागरिक है। ऐसे हमारे जो नागरिक विदेशों में काम करते हैं, वो कुछ कमा के भारत भेजते हैं, उसको भी जीएनपी में काउंट हो जाएगा। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मेरी बात समझ गए। अब दो अंतर दोनों में ये है, जीडीपी का मतलब ये है, जीडीपी का मतलब ये है कि देश की सीमा के अंदर, ठीक है, और सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवा को जीडीपी बोलते हैं, और जीएनपी बोला जाता है जो देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो देश में कमाया जाए चाहे विदेश में कमाया जाए, सिर्फ नागरिकों द्वारा, मतलब भारत की कंपनी द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा नहीं, सिर्फ भारत के नागरिकों द्वारा, वो होता है जीएनपी, जिसे बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। तब देखो क्या क्वेश्चन क्या है, किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य क्या कहा जाता है? अभी जो आपको बता चुका हूँ, सकल घरेलू उत्पाद। उम्मीद है मैं आपको कम समय में समझाने में कामयाब रहा हूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पर्यावरण मुद्दों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम कोई उत्पादन कर रहे हैं, कुछ देश के उत्पादन करके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, तो उसमें पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, उसको अगर हम काउंट करते हैं तो उसे हरित लेखांकन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? मैंने आपको बोला ना कि सेवा क्षेत्र जो होता है, जो तृतीयक क्षेत्र है, वो सर्वाधिक योगदान इसमें करता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा
भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन का कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कूटों का इस्तेमाल करना हमने, ठीक है, जिसमें हमें सही उत्तर बताना है। पहला है कि जनसंख्या में तेज बढ़त, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं मूल्यों में भारी भारी बढ़त, बिल्कुल ठीक है। कृषि तथा औद्योगिक विकास की धीमी गति, बिल्कुल ठीक है। विदेशी विनिमय की अनुरूपता नहीं है, विदेशी लेन देन बहुत है भारत के पास, विदेशी एफडीआई बहुत कुछ है, तो ये आप नहीं कह सकते। तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ही उत्तर बी हो जाएगा। इसका 16 का बी होना चाहिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, जब से हमारा आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ है तब से हमारा निरंतर जो कृषि का क्षेत्र का हिस्सा, जीडीपी में जो कृषि का योगदान है, अभी वर्तमान सबसे ज़्यादा योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का। पहले क्या था? सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का था। भारत कृषि प्रधान देश शुरू से माना जाता है। ठीक है, तो उस समय 50% से ज़्यादा था। ठीक है, और आज घटकर लगभग 18% पे हो गया है कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है, तो ये निरंतर कम होता जा रहा है। अगला, भारत में सकल घरेलू उत्पाद नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा एक सही ह्रास क्रम है? अब देखिए, आपको मैं जीडीपी समझा चुका हूँ, जीडीपी क्या होता है। ठीक है, अब जीडीपी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में किस योग क्षेत्र का योगदान है। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का आपको बता चुका हूँ, फिर उद्योग क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, फिर उद्योग, फिर कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्रास क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। ठीक है, तो 18 का ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की आर्थिक अर्थव्यवस्था क्लास का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे जीडीपी का तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र का। अर्थव्यवस्था के विकास मतलब आपने क्या, कृषि का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया, उद्योग क्षेत्र का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया, तो उसमें क्या होता है, जो जीडीपी का उसमें क्या होता है कि आपका बढ़ेगा। तृतीय क्षेत्र मतलब आपका सेवा क्षेत्र ना, उसका योगदान आपका हमेशा इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का अर्थव्यवस्था की क्लास। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।